तो लीजिए सुनिए पथिर पंचाली का छठा अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद ही लड़के को रसोई घर के पहरे पर बैठाकर सर्वजया पानी लेने के लिए पोखर जा रही थी तो उसने देखा दुर्गा घर आ रही है। चेहरा धूप से लाल हो रहा है, बाल बिखरे हुए थे, फिर भी धूल सने पैरों में आलता लगा हुआ था। एकदम से माँ के सामने पड़ जाने पर उसने खूंटे में बंधे आमों को दिखलाकर कहा, मैं पुण्य पोखर व्रत के लिए राजी के घर में चने के पेड़ लेने गई थी। आम तोड़े गए हैं, उसी का हिस्सा बांट हो रहा है। तभी राजी की फूफी ने दी। अरे लड़की की हालत तो देखो, सारी देह अच्छी खांसी हो रही है, बाल देखो तो बुखार आ जाए। व्रत की सोच में तो तुझे रात को नींद ना आती होगी ना, कहकर लड़की के पैरों की तरफ देखकर बोली, फिर से तूने लक्ष्मी पूजा की टोकरी से आलता लगाया। दुर्गा ने आंचल से मुंह पोंछकर बिखरे हुए बालों को संभाल कर कहा, यह लक्ष्मी पूजा की टोकरी का आलता नहीं है, कभी नहीं। उस दिन मैंने पिताजी से हाट से 1 पैसे का आलता मंगाया था, उसी के 2 पत्ते मेरी गुड़िया वाले बक्से में पड़े थे ना। हरिहर चिल्लम हाथ में लेकर रसोई घर के बरामदे में आग लेने के लिए आया। सर्वजया बोली, अरे मैं घड़ी घड़ी तुम्हारे लिए आग कहाँ से लाऊं? बांस की आग भला कितनी देर रहती है? जो सुंदरी के पेड़ की लकड़ी का बंदोबस्त कर दो तो बात ही और थी, कहकर उसने आग देने के लिए रखे हुए पीतल के टूटे कलछुल से आग उठाकर नाराजगी के साथ सामने कर दी। फिर कुछ नरम पड़ती हुई बोली, क्या रहा? सब ठीक ठाक था। घर भर दीक्षा लेने के लिए तैयार थे, पर एक बखेड़ा खड़ा हो गया। महेश विश्वास की ससुराल में जायदाद को लेकर कुछ गड़बड़ झाला हो गया है, इसलिए वह वहीं चला गया। असली मालिक तो वही है ना, इसलिए मामला कुछ टल गया। फिर इधर आषाढ़ महीने से अकाल भी पड़ने लगा है, और जो कह रहे थे बसने को जमीन देगा, सो उसका क्या हुआ? अरे उसी के कारण तो सब गड़बड़ा गया। असली बात तो दीक्षा लेना है, जो वही टल गया, तो फिर बसने की बात कैसे चलाऊं? सर्वजया ने बड़ी बड़ी आशाएं बांध रखी थी। खबर सुनकर उसे बड़ी ठेस लगी। बोली, वहां ना सही तो कहीं और तो देखो। घर का जोगी जोगिया, आन गांव का सिद्ध, यहाँ कोई टके सिर पूछता है? आम कटहल का समय है, पर घर में ना आम है ना कटहल। आज लड़की किसी के घर से 2 अधसड़े आम लाई है, कहकर वह मकान के पश्चिम की ओर देखकर बोली, हमारी नाक पर से रोज टोकरियों आम तोड़कर लोग ले जाते हैं, और हमारे बच्चे टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। क्या यह कोई कम कष्ट है? बाग की बात उठने पर हरिहर बोला, वह क्या कम धोखेबाज है? साल में हंस खेल कर 25 रुपये मिल जाते हैं, सो उसने उसे 5 रुपये में लिखा लिया। मैंने उसे जाकर इतना समझाया कि चाचा जी, हमारे बाल बच्चे हैं, उस बाग में आम और जामुन बीनकर बड़े हो रहे हैं, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी तो नहीं। मैंने यह भी कहा कि भगवान की इच्छा से आपको कोई कमी नहीं है। 2 बड़े बड़े बाग हैं जिनमें आम, जामुन, नारियल, सुपारी सभी कुछ लगते हैं। आप मेरा बाग छोड़ दीजिए। इस पर क्या बोला जानती हो? बोला कि नीलमणि भैया बड़ी मुसीबत में पड़े थे, इसलिए उन्होंने भुवन मुखर्जी के सामने 300 रुपये के लिए हाथ पसारे थे। असली बात तो यह थी कि भाभी की को भोली भाली पाकर इसने अपना उल्लू सीधा कर लिया। भोली भाली नहीं तो क्या है? सुनती हूँ कि उसने कहा है कि किसी रिश्तेदार के हाथ बाग गया तो कुछ भी ना मिलेगा, फल फूल तो यूं ही खा लेंगे। इससे अच्छा है कि कुछ कम में भी बंदोबस्त हो जाए, पर जो भी रकम तय होगी वह मिलेगी तो सही। हरिहर बोला, तो यहाँ हम भी वह रकम दे ही सकते थे, और यहाँ तो कानो कान खबर ही नहीं थी कि वह बाग का बंदोबस्त कर रही है। भाभी को हलवा पूड़ी खिलाकर अपने काबू में करके चुपके से लिखा लिया। शाम को एकाएक अंधेरा करके काल वैशाखी की आंधी आई। बड़ी देर से बदली हो रही थी, फिर भी आंधी कुछ पहले ही आ गई। ओपू के घर के सामने की झाड़ी के बांस दीवार पर से आंधी से उधर गिर जाने के कारण मकान जैसे कुछ खुला दिखाई देने लगा। धूल, बांस के पत्ते, कटहल के पत्ते सरपत चारों तरफ से उड़कर आंगन में जमा हो गए। दुर्गा आम बीनने के लिए दौड़ पड़ी। ओपू भी दीदी के पीछे पीछे दौड़ा। दुर्गा दौड़ते दौड़ते बोली, जल्दी दौड़, तू सिंदूरी आम के नीचे रहे, मैं सोनामुखी पेड़ के नीचे जाती हूँ, दौड़ दौड़ दौड़। धूल चारों तरफ भर गई थी। बड़े बड़े पेड़ों की डाली आंधी से टेढ़ी पड़ जाने के कारण पेड़ की चोटियां नंगी मालूम पड़ रही थी। पेड़ों पर सन सन साए साए हवा चल रही थी। बाग में सूखी डाले, घास, पत्ते, बांस के छिलके उड़कर गिर रहे थे। बांस की सूखी पत्तियां अपने नोकीले हिस्सों को ऊपर की ओर रखकर आसमान में चढ़ रही थी। हवा के मारे कान बहरे हो रहे थे। सोनामुखी आम के पेड़ के नीचे पहुंचकर अपने बड़े उत्साह से चिल्ला चिल्लाकर छलांगे मारते हुए कहा, दीदी यह गिरा, एक उधर गिरा, एक इधर गिरा। वह जितना चिल्लाने लगा
उसके अनुपात में आम बटोर नहीं सका। आंधी तेज होती जा रही थी। आंधी की आवाज़ में आम गिरने की आवाज़ अब सुनाई नहीं पड़ रही थी, और यदि सुनाई भी पड़ी तो यह पता नहीं लगता कि आम किधर गिरा। दुर्गा इतनी देर में 8-9 आम बटोरे, पर ओप्पू इतनी दौड़ धूप के बाद केवल 2 ही आम बटोर सका। उन्हीं को वह खुशी के साथ दिखाते हुए बोला, देखो दीदी ये कितने बड़े हैं। फिर उधर एक गिरा उस तरफ। इतने में भुवन मुखर्जी के घर के लड़के बच्चे रौला मचाते हुए आम बटोरने आ रहे हैं, ये सुनाई पड़ा। सत्तू ने चिल्लाकर कहा, दुर्गा दीदी और ओप्पू आगे से बटोर रहे हैं। वह गिरोह सोनामुखी के पेड़ के नीचे आ गया। सत्तू बोला, हमारे बाग से तुम लोग आम बीनने क्यों आए हो? उस दिन माँ ने मना किया था ना। देखो तुमने कितने आम बटोरे हैं। बात को उसने गिरोह की ओर देखकर कहा, देखा टूनू सोनामुखी के कितने आम बटोरे हैं। जाओ दुर्गा दीदी, हमारे बाग से चली जाओ, नहीं तो माँ से चलकर कह दूंगा। रानी बोली, इन्हें क्यों भगा रहे हो? वे भी बीने, हम भी बीने। नहीं, हरगिज नहीं। जो वह यहाँ रहेगी तो सब आम उसी के पल्ले पड़ेंगे। फिर मैं हमारे बाग में आने वाली होती कौन है? नहीं, जाओ दुर्गा दीदी, तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। और कोई मौका होता तो दुर्गा आसानी से हार नहीं मानती, पर उस दिन इन्हीं लोगों की शिकायत पर माँ से पिटी थी, इसलिए उसने फिर से झगड़ा मोल लेने का साहस नहीं किया। इसलिए बहुत आसानी से हार मानकर उसने कुछ मन मारकर कहा, ओपू चल हम लोग चलें। बाद को एकाएक चेहरे पर बनावटी खुशी लाकर बोली, चलो पू हम लोग उस जगह चलें, यहाँ बीनने नहीं दिया तो सिंगट्टे से, समझा ना? वहाँ तो इतने बड़े बड़े आम हैं, वहाँ खूब मज़े से आम बीनेंगे। चला। उसने ऐसा दिखाया कि यहाँ रहने के कारण वह नुकसान ही उठा रही थी और चला जाना उसके हक में अच्छा ही हुआ। और फिर वह पहले से अधिक उत्साह के साथ ओप्पू के आगे आगे रांग चीता के घेरे से एक जगह सांस पाकर वहाँ से बाग के बाहर निकल गई। रानी बोली, क्यों भाई, उन्हें भगा क्यों दिया? सत्तू भैया तुम बहुत डहा करते हो। बात यह है कि दुर्गा ने जो आत्मविश्वास दिखलाया था, रानी पर उसका बड़ा असर हुआ। ओप्पू यह नहीं समझ चाहता कि इन बातों में क्या रहस्य है, इसलिए वह बाग के घेरे के बाहर आकर पूछ बैठा, दीदी बड़े बड़े आम कहाँ लगे हैं? क्या पोटू के बाग में सलते खागी आम के नीचे चले? दुर्गा ने अभी तय नहीं किया था कि कहाँ चलें, इसलिए सोचते हुए बोली, चल गढ़ पोखर के किनारे बाग में चल, उधर सब बड़े बड़े पेड़ हैं, चल। गढ़ पोखर यहाँ से 15 मिनट एड़े बेड़े रास्ते से होकर ना जाने कितने जंगल पार करके पहुँचा जा सकता है। वहाँ बहुत पुराने आम और कटहल के पेड़ थे, जिनके नीचे तरह तरह की जंगली कांटों की झाड़ियाँ जंगली चालता होने के कारण दुर्गम बना हुआ था। बस्ती तथा आबादी से दूर होने के कारण इन घने जंगलों में आम बीनने शायद ही कोई आता। रस्सियों की तरह मोटी मोटी पुरानी गिलोय की लताएं पेड़ों पर लटकती दिखाई पड़ती। इन बड़े बड़े पुराने पेड़ों के नीचे कांटेदार घनी झाड़ियों में गिरे हुए आम को ढूंढना टेढ़ी खीर है। साथ ही साथ घने काले बादल घिरे होने तथा बाग के अंदर जंगली पेड़ों की बहुतायत होने के कारण अंधेरा गुप्त हो रहा है, कुछ अच्छी तरह सूझ भी नहीं रहा है। फिर भी हटीली दुर्गा ने 8-10 आम ढूंढकर ही दम लिया। एकाएक बोल उठी, अरे अपू पानी आ गया। और साथ ही साथ आंधी कुछ नरम पड़ी। गीली मिट्टी की सौंधी गंध फैल गई थी और थोड़ी देर बाद ही पेड़ों के पत्तों पर तड़ तड़ के साथ मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगी। अरे चल हम उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं, वहाँ पानी से बचे तो रहेंगे। देखते देखते चारों तरफ धुंधला हो गया और मूसलाधार पानी पड़ने लगा। पानी की बूंदों से पेड़ के पत्ते फट फट कर गिरने लगे। ताजी गीली मिट्टी की गंध और भी जोर से आने लगी। आंधी कुछ नरम पड़ी थी, पर वह पहले से बढ़ गई। दुर्गा जिस पेड़ के नीचे खड़ी थी, यूं शायद वहाँ पानी ना आता, पर पुरवैया की बौछारों से पेड़ के नीचे भर गया। घर से बहुत दूर इस तरह आंधी पानी का सामना हुआ, इसलिए अपू डर कर बोला, दीदी आंधी बड़े जोरों का पानी है। दुर्गा ने उसे पास बुलाते हुए कहा, तू मेरे पास आ। कहकर उसे आंचल से ढककर बोली, पानी अभी बंद होता है, ये अच्छा ही हुआ कि पानी बरसा। हम लोग फिर सोनामुखी पेड़ के नीचे जाएंगे, ठीक है ना? दोनों चिल्लाकर बोलने लगे, नेबूर पताए करम चा ए बिष्टी धोरे जा। इसका मतलब होता है, नींबू के पत्ते पर कमरख है, ए बारिश तू ठहर जा। कड़कड़ करते हुए विशाल जंगल के घने अंधेरे के सिर को जैसे इधर से उधर तक चीरकर एक पल के लिए चारों तरफ रोशनी हो गई। सामने के पेड़ की फुनगियों पर जंगली तोरई के गुच्छे झूल रहे थे। अपू डर के मारे बहन से चिपट कर बोला, ओ दीदी, अरे पगले डरता क्यों है? राम राम कह, राम राम, और साथ में कह, नींबू के पत्ते पर कमरख ए बृष्टि तू ठहर जा। बौछारे के मारे उनके बाल और कपड़े भीग चुके थे और उनसे टप टप पानी चू रहा था। इतने में बहुत जोर की पर दबी हुई गंभीर ध्वनि मालूम हुई, जैसे कोई एक विशाल रूल को आसमान के धातु के बने फर्श पर इधर से उधर खींचता फिर रहा है।
ओप्पू ने शंकित स्वर में कहा। दीदी दीदी, वह फिर डर काहे को रहा है? डरने की बात नहीं है, आ मेरे पास आ जा। तेरे सिर का भीगकर बुरा हाल हो रहा है। चारों तरफ मूसलाधार पानी पड़ने का एक रस झरझर शब्द हो रहा था और बीच बीच में आंधी का कोई झोंका आ जाता तो पटापट पटापट मुंह पर थप्पड़ मारता चला जाता। पेड़ की डालें और टहनियाँ एक दूसरे से टकरा टकरा रही थी। बादलों की गरज के कारण कानों के पर्दे फट जाते थे। बार बार दुर्गा के मन में यह बात आती थी कि अभी शायद सारा जंगल चर चराकर उन पर औंधा गिर पड़े और उन्हें नीचे दबा दे। दीदी, अगर पानी न ठहरा तो? ओप्पू ने पूछा। एकाएक रोशनी की लपलपाती हुई जीभ आंधी से शुद्ध अंधकारमय आकाश को इस छोर से उस छोर तक खोलकर विद्रूप विकट उत्साह से ध्वनित प्रतिध्वनित कर दौड़ गई, कड़ कड़ कर कड़। साथ ही साथ बाग की चोटी में पानी की धुंधराशि को चीर फाड़ उड़ाकर भैरवी प्रकृति की सनक की मझधार में फंसे दो असहाय बालक बालिका की आंखों को झुलसाकर तीखी नीली बिजली कौंध गई। ओप्पू ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। दुर्गा का गला सूख गया। उसने ऊपर देखना चाहा था कि कहीं वज्र तो नहीं गिर रहा। उस बड़े लोहे के रूल को कोई जैसे फिर आसमान पर इधर से उधर घसीट कर ला रहा था। जाड़े के मारे ओप्पू के दांत बज रहे थे। दुर्गा ने उसे अपने पास और खींच लिया और अंतिम उपाय के बारे में बार बार जल्दी जल्दी आवृत्ति करने लगी। नींबू के पत्ते पर कम रख, हे वृष्टि तू ठहर जा। संध्या होने में देर नहीं थी। आंधी पानी रुके कुछ समय हो गया है। सर्वजया बाहर के दरवाजे पर खड़ी थी। रास्ते में रुके हुए पानी से छप छप शब्द करती हुई राजकृष्ण पालित की लड़की आशा लता पोखर घाट की ओर जा रही थी। सर्वजया ने पूछा, बेटी तुमने दुर्गा और ओप्पू को तो नहीं देखा? आशा लता बोली, नहीं चाची, वे कहीं गए हैं, कहकर खुशी खुशी बोली। कैसी जोर की बारिश हुई, मेंढकों के पौ बारह हो गए। अरे वे दोनों आंधी के पहले आम बीनने जा रहे हैं कहकर चले थे, तब से नहीं लौटे। आंधी पानी भी ठहर गया, दिन भी ढल गया, फिर वे गए कहाँ? सर्वजया चिंतित होकर घर लौट आई। वह सोच रही थी कि क्या करे। इतने में पीछे का दरवाजा ढकेलकर सिर से पैर तक भीगी हुई दुर्गा एक पक्का नारियल हाथ में लेकर और पीछे पीछे ओप्पू नारियल का बड़ा सा पत्ता घसीटते हुए घर में आए। सर्वजया जल्दी से लड़के के पास दौड़ आई और बोली, मेरा क्या होगा? भीग कर तुम दोनों का बुरा हाल हो रहा है। जब पानी पड़ रहा था तो वह कहाँ थे तुम लोग? लड़के को पास खींचते हुए सिर पर हाथ रखकर बोली, सिर तो बहुत भीग गया। बाद को खुशी के साथ बोली, दुर्गा नारियल कहाँ मिला? ओप्पू और दुर्गा दोनों ने ही दबी आवाज में कहा, माँ चुप चुप, संजली ताई बाग में जा रही है, अभी अभी गई है। उनके बाग के घेरे के किनारे जो नारियल का पेड़ है उसी के नीचे यह पड़ा रहा था। हम भी निकले और संजली ताई के साथ भी बाग में गई। दुर्गा बोली, उन्होंने ओप्पू को तो जरूर देखा है और मुझे भी शायद देखा है। बाद वो दबी जबान से बड़े उत्साह के साथ बोली, बिल्कुल पेड़ की जड़ में पड़ा था, पहले मुझे दिखाई नहीं पड़ा। सोनामुखी के नीचे आम है कि नहीं देखने गई तो देखा नारियल का पत्ता पड़ा है। मैंने ओप्पू से कहा, ओप्पू पत्ता ले ले, माँ को झाड़ू की तकलीफ है, सो इससे झाड़ू बन जाएगी। सर्वजया बोली, अच्छा सुंदर डाब वाला नारियल है, बर्तन की जगह पर रख दे, मैं उस पर पानी का छींटा देकर ले लूँगी। ओप्पू ने शिकायत के सुर में कहा, माँ तुम कहा करती हो ना कि नारियल नहीं बड़े नहीं बन सकते। लो अब नारियल मिल गया, मेरे लिए बड़े बनाने पड़ेंगे। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, बड़े जरूर चाहिए। बारिश के पानी से बच्चों के चेहरे बारिश से धोई हुई जूही की तरह सुंदर मालूम दे रहे थे। ठंड के मारे उनके होठ नीले पड़ गए थे। सिर के बाल भीग भीग कर कानों से लिपट गए। सर्वजया बोली, आओ पहले कपड़े बदल दूं, पैर धोकर तब बरामदे पर आओ। थोड़ी देर बाद सर्वजया पानी लेने के लिए घर के आहते में गई। अभी वह भुवन मुखर्जी के भीतर के दरवाजे की चौखट तक पहुंची ही थी कि सुनाई पड़ा कि सजली मालकिन चिल्ला चिल्ला कर मकान को सिर पर उठा रही है। अरे ढेर से रुपए देकर बाग लिया, कोई मुफ्त तो ना लिया। पर इन फटीचरों के मारे किसी पेड़ की कोई चीज़ कभी घर ही नहीं आती। वह छोकरी रात दिन बाग में पहरे पर रहती है। कोई चीज़ गिरी कि बस उनके घर पहुंची, और उसकी माँ कम थोड़े ही है, सब उसी के इशारे पर होता है। मैंने सोचा कि पानी थमा है, जरा जाकर देखूं कि बाग का क्या हाल है। इतने में देखती हूँ कि बड़ा सा नारियल लेकर नाक के सामने सरपट निकल गई। हे भगवान, तुम ऐसी दुश्मनी कब तक करोगे? उनका सत्यानाश हो जाए, उनकी खटोली उठे। मैं सांझ बेला में यह कह रही हूँ, अब उन्हें नारियल खाना नसीब ना हो, अब उन्हें जल्दी ही सप्त पढ़ के नीचे जाना पड़े। सुनकर सर्वजया को जैसे काट मार गया। बच्चों के पानी में भीगे हुए नन्हे चेहरों की बात याद करके उसने सोचा कहीं उसकी गाली फल ना जाए। है तो बड़ी अजीब औरत, मुंह में जहर है, क्या किया जाए। यह बात सोचकर उसके सारे बदन में कपकपी आ गई, फिर देह बेसुध सी लगने लगी। वह चौखट से ही लौट आई। सेवड़े के जंगल में बांस की झाड़ियों के नीचे
वर्षा रुकने के बाद संध्या समय जुगनू टिमटिमा रहे थे। उसके पैर में जैसे कोई शक्ति नहीं रह गई। वह डरते डरते पानी पानी निकालने के लिए छोटी बाल्टी तथा घड़ा कमर में दबाकर लौट आई। उसने लौटते वक्त सोचा, जो मैं नारियल लौटा दूं तो क्या गाली लगेगी? जिसकी चीज़ उसे फेर दी गई, फिर गाली क्यों लगेगी? घर में पैर रखते ही उसने अपनी लड़की से कहा, दुर्गा जाओ सत्तू के घर में नारियल दे आओ। ओपू और दुर्गा अवाक होकर माँ को देखने लगे। दुर्गा बोली, अभी? हाँ अभी दे आओ, उनका पीछे का दरवाज़ा खुला है, जल्दी से जाओ, बोलना कि हमें पड़ा मिला, अब ले लो। क्या अपू कुछ दूर तक मेरे साथ साथ नहीं चलेगा? माँ बहुत अंधेरा हो रहा है, अपू मेरे साथ चलना। बच्चों के चले जाने के बाद सर्वजय ने तुलसी के नीचे दिया देकर गले में आंचल डालकर प्रणाम करते हुए कहा, ठाकुर जी, यह तो तुम जानते हो कि उन्होंने दुश्मनी से नारियल नहीं लिया था। यह गाली उनको ना लगे। दुहाई ठाकुर जी, तुम उनकी उम्र बड़ी करो, तुम उनका मंगल करो, तुम उनकी रक्षा करो। दुहाई ठाकुर जी।